आप सभी को मेरा नमस्कार। मैंने अपनी पिछली वीडियो में प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के इवोल्यूशन की थ्योरी को लेकर जो संदेह है वे उद्धृत किए थे। ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट है। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको अमेरिकन सोसाइटी फॉर माइक्रोबायोलॉजी के अगस्त 1976 में पब्लिश्ड वॉल्यूम 42 पर छपे नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस वॉशिंगटन के ये शब्द देखने चाहिए। That freedom of inquiry and dissemination of ideas require that those so engaged be free to search where their inquiry leads, free to travel and free to publish their findings without political censorship and without fear of retribution in consequence of unpopularity of their conclusions. Those who challenge existing theory must be protected from retaliatory reactions. तो एवोल्यूशन के अगेंस्ट जो भी साइंटिस्ट बात करते हैं वो भी तो इसी बात को फॉलो कर रहे हैं, फिर भी ना जाने क्यों लोगों के पेट में भयंकर दर्द उठ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो के चैप्टर्स कुछ इस तरह हैं। चैप्टर 1 व्हेन साइंस टैकल्ड अर्नस्ट हैकल। चैप्टर 2 ऋतिक रोशन द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। चैप्टर 3 पजल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स। चैप्टर 4 नमकीन पानी। चैप्टर 5 जर्नी फ्रॉम माइक्रो टू मैक्रो। Chapter 6 Peppered Moth Another Lie. Chapter 7 Darwin and Doubts. Chapter 8 Can This Be the Reason? 18वीं शताब्दी में एक जर्मन जूलॉजिस्ट और इवोल्यूशनिस्ट अर्नस्ट हैकल ने कुछ ऐसी चित्रकारी लोगों के सामने रखी थी। इन महाशय की एक बुक द रिडल ऑफ द यूनिवर्स में इन्होंने लिखा The substantial similarity in outer form and inner structure which characterizes the embryo of man and other vertebrates in this early stage of development is an embryological fact of the first importance. From it, by the fundamental law of biogeny, we may draw the most momentous conclusions. There is but one explanation of it: heredity from a common parent form. At a certain stage, the embryos of man and the ape, the dog and the rabbit, the pig and the sheep, although recognizable as higher vertebrates, cannot be distinguished from each other. The fact can only be elucidated by assuming a common parentage. बेसिकली इनका क्लेम था कि कुत्ते और खरगोश, सुअर और भेड़ तथा मनुष्य और बंदर, इन सब के भ्रूण इनिशियल स्टेजेस में एक जैसे दिखते हैं, तो सिद्ध है कि इन सब की कोई ना कोई कॉमन पेरेंटेज रही होगी। यह क्लेम दशकों तक विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता रहा, परंतु यह एक फेक क्लेम था। 1915 में अर्नेस्ट आर हल और जे अस्मथ की बुक हैकल्स फ्रॉड्स एंड फोर्जरीज पब्लिश हुई, जिसमें उस समय के लीडिंग साइंटिस्ट के वक्तव्य उद्धृत किए गए थे। पेज 26 पर हेल यूनिवर्सिटी के एनाटॉमी के प्रोफेसर डब्ल्यू राउक्स का वक्तव्य है, जिसके अनुसार हैकल भाई साहब ने इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग किया है। वहीं फ्रीबर्ग यूनिवर्सिटी के एनाटॉमी के प्रोफेसर एफ कीबेल ने हैकल के बारे में कहा, From what I have said so far, it clearly appears that Haeckel has in many cases either freely invented embryos or reproduced the illustrations given by others in a substantially changed form. That such a practice can only be termed altogether unscientific. बेजल यूनिवर्सिटी के जूलॉजी और कंपैरेटिव एनाटॉमी के प्रोफेसर एल रूटेमेयर ने हैकल के एक्ट को वैज्ञानिक सत्यता के प्रति एक पाप की संज्ञा तक दे दी थी। इन सब के बावजूद दशकों तक हैकल की चित्रकारी को एवोल्यूशन के एविडेंस के रूप में पढ़ाया जाता रहा। लंदन में द टाइम्स के 11 अगस्त 1997 को पब्लिश्ड एडिशन में डॉक्टर रिचर्डसन का एक इंटरव्यू प्रकाशित हुआ था, जिसका शीर्षक था एन एम्ब्रियोनिक लायर। डॉक्टर रिचर्डसन ने हैकल के अटेम्प्ट को साइंटिफिक फ्रॉड डिक्लेयर किया और कहा, This is one of the worst cases of scientific fraud. It's shocking to find that somebody one thought was a great scientist was deliberately misleading. It makes me angry. What he did was to take a human embryo and copy it, pretending that the salamander and the pig and all other look the same at the same stage of development. They don't. अब आप अपने सामने एक्चुअल एम्ब्रियो और हैकल के चित्रों का कंपैरिजन देख रहे हैं। ऊपर एक्चुअल चित्र हैं और नीचे हैकल की चित्रकारी। तो आखिर क्यों दशकों तक एक झूठी हाइपोथेसिस को एक साइंटिफिक फैक्ट की तरह पढ़ाया जाता रहा? स्वयं सोचिए। चैप्टर 2 ऋतिक रोशन द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। बार बार आप एक क्लेम तो सुनते ही होंगे कि कुछ बच्चे पूंछ के साथ पैदा होते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वज एप्स थे, पर
ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के सर्जरी के प्रोफेसर ए रैंडल शॉर्ट ने 1929 में एक पेपर लिखा था। शीर्षक था सम रीसेंट लिटरेचर कंसर्निंग द ओरिजिन ऑफ मैन। इस लेख के ये शब्द देखिए, It is often stated that children are born with tails, but as a rule the alleged tails are nothing but fatty or fibrous tumors, such as may be met with in many parts of the body, without any embryological significance. The bones of the coccyx are not useless relics, they have an important function in giving origin to important muscles. There are many congenital abnormalities with which the medical profession is well acquainted. Clubfoot, hair lip, cleft palate, congenital dislocations, naive, supernumerary fingers and toes, spina bifida. तो इसके अनुसार एवोल्यूशनिस्ट कल को यह क्लेम कर सकते हैं कि हमारे सो कॉल्ड पूर्वजों की 6 उंगलियां हुआ करती थी, क्योंकि ऋतिक रोशन की और कईयों की 6 उंगलियां होती हैं। यही आर्ग्यूमेंट हमें नेक्स्ट चैप्टर की ओर ले जाता है। चैप्टर 3, पजल्स ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। 1926 में प्रसिद्ध एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट होरेशियो हैकेट न्यूमैन की बुक द जिस्ट ऑफ एवोल्यूशन पब्लिश हुई। इसके पेज 50 पर एनाटोमिस्ट विडरशिम की एक स्टेटमेंट है। According to the comparative anatomist Wittersham, there are no less than 180 vestigial structures in man's body, enough to qualify him as a walking museum of antiquities. अब जरा वेस्टिजियल ऑर्गन्स की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। Vestigial organs are the organs that have no apparent function and are considered to be the residual part from the past ancestors. तो इन वेस्टिजियल ऑर्गन्स का हवाला दे देकर एवोल्यूशन को सिद्ध किया जाता है। पर क्या आपको पता है कि एनाटॉमी में बढ़ती रिसर्च के साथ साथ यह 180 वेस्टिजियल ऑर्गन्स की लिस्ट घटकर कुछ ही ऑर्गन्स की रह गई है। जैसे टोन्सिल्स को पहले नॉन फंक्शनल वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता था, पर एनसीबीआई पर मौजूद इस लेख के अनुसार द टोन्सिल्स आर पार्ट ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन एट द थ्रोट एंड पैलेट they can stop germs entering the body through the mouth or the nose. The tonsils also contain a lot of white blood cells which are responsible for killing germs. अरे छोड़िए, किसी समय पर थायराइड ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड को भी वेस्टिजियल माना जाता था, जबकि आज सर्वविदित है कि थायराइड मेटाबॉलिज्म, डाइजेस्टिव रेट, इवन बोन मेंटेनेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वही पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन और सेरोटोनिन सिंथेसाइज करता है, जो मूड और स्लीप मेंटेन करते हैं। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स की घटती संख्या आपको क्या बताती है? चैप्टर 4, नमकीन पानी। एवोल्यूशनिस्ट अपनी बात किस स्तर पर फैलाते हैं, इसका सटीक उदाहरण है अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का एक वक्तव्य। चलिए 1962 में पब्लिश्ड पब्लिक पेपर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जॉन एफ कैनेडी की ओर चलते हैं। यहाँ लिखा है, And it is an interesting biological fact that all of us have in our veins the exact same percentage of salt in our blood that exists in the ocean, and therefore we have salt in our blood, in our sweat, in our tears. We are tied to the ocean, and when we go back to the sea, whether it is to sail or to watch it, we are going back from whence we came. ये शब्द थे अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के, पर इसमें कितनी सत्यता है? अब आपके सामने एक लिस्ट है जिसे आप पॉज करके देख सकते हो। इसमें हमारे ब्लड में मिलने वाले एलिमेंट्स की कंपोजिशन सी वाटर में कितनी है और ब्लड में कितनी है, उनका एक कंपैरिजन है। इसे प्लीज पॉज करके देखिए। चैप्टर 5, जर्नी फ्रॉम माइक्रो टू मैक्रो। माइक्रो एवोल्यूशन के समर्थक जैसे डार्विन चचा ब्रीडर्स का एग्जाम्पल देते हुए अक्सर कहते हैं कि बार बार होने वाले माइक्रो चेंजेस कालांतर में मैक्रो एवोल्यूशन अर्थात एक स्पीशीज का दूसरी स्पीशीज में बदल जाने का समर्थन करते हैं। 1971 में पब्लिश्ड बुक डार्विन रिटायर्ड एंड अपील टू रीजन में विश्व के सबसे प्रसिद्ध ब्रीडर लूथर बर्बैंक की एक स्टेटमेंट उद्धृत है। लूथर बर्बैंक was the most competent breeder of all time. He eloquently endorsed the limited charter. There is a law of the reversion to the average. I know from my experience that I can develop a plum half an inch long or 2.5 inch long with every possible length in between, but I am willing to admit that it is hopeless to try to get a plum the size of a small pea or one as big as a grapefruit. In short, there are limits to the development possible and these limits follow a law. But what law and why?
experiments carried on extensively have given us scientific proof of what we had already guessed by observation, namely that plants and animals all tend to revert in successive generation toward a given mean or average. कॉन्कॉर्डिया यूनिवर्सिटी शिकागो की फैकल्टी द्वारा पब्लिश्ड लूथरन के वॉल्यूम 142 में ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट एलन लिंटन की एक स्टेटमेंट दर्ज है। वो कहते हैं, Throughout 150 years of the science of bacteriology, there is no evidence that one species of bacteria has changed into another. तो क्या माइक्रो एवोल्यूशन से मैक्रो एवोल्यूशन होने की बात अंतिम सत्य मानी जा सकती है? चैप्टर 6 पेपर्ड मोथ अनदर लाई। पेपर्ड मोथ को एवोल्यूशनिस्ट बहुत प्रेम करते हैं। पेपर्ड मोथ की ब्रिटेन में 2 वैरायटीज हैं, डार्क और लाइट। एवोल्यूशनिस्ट के अनुसार कहानी है कि पेपर्ड मोथ ट्री ट्रंक्स पर दिन में रेस्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से ट्री ट्रंक्स काले पड़ गए तो डार्क मोथ्स शिकारी पक्षियों को नहीं दिखे, जिससे वो बच गए और व्हाइट मोथ्स कम हो गए। फिर जब पोल्यूशन कम हुआ तो व्हाइट मोथ्स की संख्या फिर बढ़ गई और इससे वो नेचुरल सिलेक्शन इन टर्न एवोल्यूशन प्रूव करते हैं। बट इट्स अ बिग बट। येल और ब्रिकेली से पीएचडी बायोलॉजिस्ट जोनाथन वेल्स ने सन 2000 में आइकन्स ऑफ एवोल्यूशन नामक बुक पब्लिश की, जिसके अनुसार पेपर्ड मोथ्स ट्री ट्रंक्स पर रेस्ट करते ही नहीं। पेज 149 पर लिखा है, इन 25 years of field work, Cyril Clarke and his colleagues found only one peppered moth naturally perched on a tree trunk. इस बात के फेवर में यहाँ कई रेफरेंसेस मिलेंगे। पेज 149 पर यह भी लिखा है, Many of them found it convenient to conduct predation experiments using dead specimens glued or pinned to tree trunks. मतलब सच में झूठ लिटरली चिपका दिया गया। वाह! तभी तो पेज 155 पर भी लिखा है, This is not science but myth making. चैप्टर 7 डार्विन एंड डाउट्स। वैसे तो पिछली वीडियो और इस वीडियो में हमने कई वैज्ञानिकों की इवोल्यूशन के प्रति धारणा को जाना है, पर शुरुआत से ही यह थ्योरी ऑपोजिशन फेस करती आई है, वो भी वैज्ञानिकों और स्कॉलर्स से। मैकगिल यूनिवर्सिटी एंड ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस के प्रेसिडेंट सर जॉन विलियम डॉसन ने एक बुक लिखी थी, द स्टोरी ऑफ द अर्थ एंड मैन, जिसके पेज 330 पर लिखा है, Let the reader take up either of Darwin's great books or Spencer's biology and merely ask himself as he reads each paragraph what is assumed here and what is proved, and he will find the whole fabric melt away like a vision. बोस्टन में पब्लिश जर्नल ऑफ एजुकेशन के 11 फरवरी 1909 के एडिशन में डार्विन के प्यार में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। उसमें भी लिखा था, In Darwin's own day, his theories divided the scientific household. Able nature students willingly grouped themselves on his side, while others, just as able, found themselves compelled to antagonize his hypothesis. Many scientific societies in Europe and America lauded him with honors, while in his homeland he was made a fellow of the Royal Society. On the other hand, by a vote of 48 to 15, the French Academy declined to give him a place among the immortals on the ground that his work were not science but a mass of assertions and absolutely gratuitous hypotheses, often evidently fallacious. An action and a declaration that to Sir Charles Lyell was a great scandal. Zoologist Professor Fleischmann ने तो कह ही दिया, The Darwinian theory of descent has not a single fact to confirm it in the realm of nature, that it is not the result of scientific research but purely the product of the imagination. 1982 में हेनरी एम मॉरिस की बुक मैन ऑफ साइंस मैन ऑफ गॉड पब्लिश हुई थी, जिसके पेज 84 पर जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ फ्रांस के प्रेसिडेंट और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के डायरेक्टर पोल लेमोइनी की एक स्टेटमेंट है, The theory of evolution is impossible. At base, in spite of appearances, no one any longer believes in it. Evolution is a kind of dogma which the priests no longer believe but which they maintain for their people. फेमस मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट और फिलोसोफर ऑफ साइंस वुल्फगैंग स्मिथ की 1988 में पब्लिश्ड बुक तेलहर्डिज्म एंड द न्यू रिलीजन के पेज 5 पर वुल्फगैंग कहते हैं, If by evolution we mean macroevolution, then it can be said with the utmost rigor that the doctrine is totally bereft of scientific sanction. इवन MRI के इन्वेंटर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और आइंस्टाइन कॉलेज ऑफ मेडिसिन से पढ़े रेमंड डेमेडियन भी एक आउटस्पोकन क्रिएशनिस्ट हैं।
डेविड रीव्स की पुस्तक वंडर्स विदाउट नंबर्स के पेज 175 पर नासा के स्पेस फ्लाइट सेंटर के डायरेक्टर रह चुके वर्नर वॉन ब्राउन का यह वक्तव्य उद्धृत है। To be forced to believe only one conclusion, that everything in the universe happened by chance, would violate the very objective of science itself. Certainly there are those who argue that universe evolved out of random process, but what random process could produce the brain of a man or the system or the human eye? अरे बाकी सब छोड़िए, मोर लेटर्स ऑफ चार्ल्स डार्विन नामक पुस्तक में डार्विन चाचा के कई लेटर्स हैं। अपनी बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के बारे में एक लेटर में वे खुद अपना संदेह व्यक्त करते हुए लिखते हैं, थैंक यू हार्टली फॉर व्हाट यू से अबाउट माई बुक, बट यू विल बी ग्रेटली डिसअपॉइंटेड। इट विल बी ग्रीवियसली टू हाइपोथेटिकल. It will very likely be of no other service than collocating some facts. Though I myself think I see my way approximately on the origin of species, but alas, how frequent, how almost universal it is in an author to persuade himself of the truth of his own dogmas. Chapter 8. Can this be the reason? इतने विरोध के बाद भी बहुत से साइंटिस्ट एवोल्यूशन पर आज भी विश्वास करते हैं। इसके दो पॉसिबल रीजंस हैं। एक, वो वास्तव में इस पर विश्वास करते हैं, और दूसरा कारण है कि मनमानी स्वतंत्रता से प्रेम या कहें ईश्वर के होने मात्र की बात से घृणा। बायोलॉजिस्ट कैरोलिन क्रॉकर की पुस्तक फ्री टू थिंक में सिडनी यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजी के सीनियर लेक्चरर माइकल वॉकर के ये शब्द प्रिंटेड हैं। According to Dr. Michael Walker, one is forced to conclude that many scientists and technologists pay lip service to Darwin theory only because it supposedly excludes a creator from yet another area of material phenomena. डार्विन्स बुलडॉग के नाम से प्रसिद्ध कट्टर एवोल्यूशनिस्ट आल्डोस हक्सले की बुक एंड्स एंड मीन्स के पेज 270 पर वो खुद लिखते हैं, I had motives for not wanting the world to have a meaning, consequently assumed that it had none, and was able without any difficulty to find satisfying reason for this assumption. आगे लिखा है, For myself, as no doubt for most of my contemporaries, the philosophy of meaninglessness was essentially an instrument of liberation. The liberation we desired was simultaneously liberation from a certain political and economic system and liberation from a certain system of morality. We objected to the morality because it interfered with our sexual freedom. We objected to the political and economic system because it was unjust. अब आप स्वयं सोचिए कि क्या एवोल्यूशन अंतिम सत्य है? और हाँ, आप चिंता ना करें, क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।